हाय फ्रेंड्स, आज अपना एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, इसको समझते हैं। और ये बहुत इजी है क्योंकि हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। ठीक है, तो फिर से हमने लेके आ गए हमारे लंबू और छोटू को। ठीक है, अब आप ये सोचो कि छोटू के पास में 50-50 के 2 नोट हैं और लंबू के पास में 100-100 के 3 नोट हैं। ठीक है, अगर इसको हमने कंपेयर किया कि किसके पास में कितने पैसे हैं, कितने ज्यादा हैं, तो हम कैसे बोलेंगे? तो हम बोल सकते हैं कि इसके पास में 100 रुपीज है, 50-50 के 2 नोट, इसके पास में 100 के 3 है, मतलब 300। मतलब इसके पास में, लंबू के पास में 3x मनी है जो छोटू के पास में, बोल सकते हैं। करेक्ट। तो हमने क्या किया, हमने मनी को कंपेयर कर लिया। ठीक है, अब इसको अगर अपने को लिख के समझना है तो अपन समझ लेते हैं कि पर्सन ए है और पर्सन बी है। इसके पास में हमने बोले 50 रुपीज के 2 नोट्स है, मतलब 100 रुपीज टोटल है। इसके पास में 100 रुपीज के 3 नोट्स हैं, मतलब 300 रुपीज टोटल है। अब हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ए के पास में 100 है तो बी के पास में 300 रुपीज है। करेक्ट, हमारा कंपैरिजन हो गया। इसको हम बोल सकते हैं इसके पास में x है तो इसके पास में 3x है, 3 गुना पैसे हैं इसके पास में। करेक्ट, वेरी गुड। तो ये इस तरीके से हम एक दूसरे की कंपेयर करते चलेंगे क्वांटिटीज को। अब एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं और बहुत बढ़िया है, और ये आप लोग डेली लाइफ में हम लोग सारे लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आप सोचो कि आप एक शॉपकीपर हो। ठीक है, और आपका एक बिजनेस है जिसमें कि आप कुछ कुछ मैन्युफैक्चर करके कुछ कुछ आप शॉप में खरीदते हो और बेचते हो। तो अभी आप ये सोचो कि आपके पास में 100 रुपीज है। ठीक है, और 100 रुपीज में ये आपके पास 100 रुपीज है और ये 100 रुपीज से आपने ये अपना सेट खरीद के लाया। ठीक है, जो अपना टेबल के ऊपर मैट रखते हैं उसका सेट। तो आप क्या करोगे, आप गए 100 रुपीज आपने ये दिया किसी होलसेलर को और आपने ये खरीद के लेके आ गया। ठीक है, तो अभी समझते हैं, इसको अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, ये आपकी शॉप है। ठीक है, ये आपकी शॉप है। इस शॉप का हम नाम रख देते हैं कुछ। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं चिंटू रिटेल मार्ट। ठीक है, ये आपकी शॉप है। अब आपने क्या किया, ये खरीद के लाया एक पीस। ठीक है, मैट, प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया, मैट। कितने का लाया आपने, 100 रुपीज का। क्लियर है? ठीक है, तो अब आप देखो आपके पास में ये जो 100 रुपए थे शुरू में स्टार्टिंग में, वो आपके चले गए, आपके पास में ये आ गया। अभी आपके पास में क्या है, केवल एक ये मैट का एक बॉक्स है। अब आपके पास में एक कस्टमर आया। ओके, मिस्टर कस्टमर आया, उसने बोला कि यार मुझे मैट खरीदना है। तो आपने क्या बोला उसको कि ठीक है, तुम ये बॉक्स मेरे से ले लो और मुझे इसके बदले में 150 रुपीज चाहिए। करेक्ट। तो अब देखो ये आया आपका कस्टमर और उसने आपको ये 150 रुपीज दे दिया। तो आपको कितने मिल गए, 100 रुपीज मिल गए इधर पे, और प्लस आपको ये 50 रुपीज भी मिल गए। तो ये बॉक्स आपके पास से क्या हो गया, अभी 0 हो गया। और आपके पास में कितने पैसे आ गए, 150 रुपीज आ गए। शुरू में कितने थे, शुरू में आपके पास में कल 100 थे, अभी कितने आ गए, 150 आ गए। और आपने क्या किया, इस कस्टमर को बेच दिया, इसने आपको 150 रुपीज दे दिया। अब आप देखो आपके कितने पैसे बढ़ गए, तो आपके 50 रुपीज प्लस बढ़ गए, एडिशन हो गया। आपके पास में 100 ही था, अब 150 हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 50 रुपीज हमारा प्रॉफिट हो गया, हमने पैसा कमा लिए। करेक्ट। अगर ये 100 का नोट अगर हम 50 में बेचे होते ये प्रोडक्ट को, तो हमको 50 वापस मिलते, तो हमारा 50 रुपीज लॉस हो जाता। आया समझ में? तो अब बस यही सिंपल से हैं प्रॉफिट लॉस के सारे क्वेश्चन फटाफट करते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज में, और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हाय फ्रेंड्स, चलो अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर 8। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसमें हमारा सारा रियल टाइम के हमारे एग्जांपल्स आएंगे। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम, कंपेयरिंग, COMPARING, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो आपको इसके चैप्टर के नाम से समझ में आ गया होगा कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे हम क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं रियल लाइफ में, बताओ, कुछ एग्जांपल सोचो। तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे की हाइट। कैसे बोलते हैं हम बोलते हैं राम की हाइट श्याम से दुगनी है। ठीक है, तो ये 2x x कंपेयर करते हैं ना, तो हो सकता है कि राम की हाइट है 6 फीट और श्याम जो है वो 3 फीट का हाइट है उसकी। तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। और एग्जांपल बताओ, और एग्जांपल हम ये बोल सकते हैं कि किसी के पास में है फरारी कार। ठीक है, और किसी के पास में है मारुति कार। तो हम क्या बोलते हैं कि फरारी कार जो है वो मारुति कार की कंपैरिजन में 3 टाइम्स मोर फास्टर स्पीड पे जा सकती है। करेक्ट, फास्ट और फास्टर स्पीड। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, तो अगर सपोज मारुति कार जो है वो हम लोग मैक्सिमम से 100 किलोमीटर पर आवर पे चला सकते हैं।
पर फरारी को हम 300 किलोमीटर पर आवर पे भी चला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑलवेज कंपेयर करते हैं। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि अगर मारुति की जो स्पीड है x, तो फरारी जो है 3x स्पीड तक के जा सकती है, मैक्सिमम स्पीड। तो इस तरीके से हम लोग, देखो आप, काफ़ी सारे नंबर्स को हम लोग लाइफ में कंपेयर करते रहते हैं। करेक्ट। और एक एग्जांपल बताओ इसका, सिंपल है, जो हम लोग वर्ल्ड मैप देखते हैं, तो कोई भी जब हम वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो एक्चुअल वर्ल्ड मैप जो है वो तो किलोमीटरों में है। अगर आप कोई एक कंट्री ले लो, जैसे अगर हमने सपोज इंडिया को ही ले लिया, ठीक है, ऐसे एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं, तो सपोज ये हमारा कंट्री है इंडिया। अब एक्चुअली में आप देखोगे तो यहाँ पे जो डिफरेंट सिटीज़ है, या जैसे यहाँ पे बॉम्बे है, कलकत्ता है, इधर पे नॉर्थ इंडिया हो गया, मीन हिमालय रीजन, ओके, यहाँ पे साउथ पार्ट हो गया। तो अगर आप देखोगे तो हमने ये जो बनाया है मैप, ये हमने एक छोटे से एरिया में बना लिया है, बट एक्चुअली में क्या है, अगर आप देखोगे इन दोनों सिटीज़ के बीच की डिस्टेंस, तो ये होगी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, राइट। इट कुड बी लाइक 4000 किलोमीटर, 5000, आई डोंट नो, राइट। तो उतना किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो गया। पर जब हम मैप बनाते हैं तो हम उतना बड़ा मैप तो बना ही नहीं सकते, तो हम मैप को कैसे बनाते हैं फिर, हम एक मैप बनाते हैं और उसमें हम स्केल लिखते हैं। हम कैसा स्केल लिखते हैं कि इसमें हमने माना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, ठीक है, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, और उसके हिसाब से फिर हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अगेन हमने इसका एक प्रोपोर्शन बना दिया, एक रेशियो बना दिया, ठीक है, कि जो भी सिटी के बीच की डिस्टेंस है, अगर मैंने बोला यहाँ पे सपोज, अगर हमने ये वाला फॉर्मूला लिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, अगर इसमें हमने बोला इसके बीच में डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, यानी हमने जब ड्रॉ किया एक मैप को, और हमने सपोज किया बॉम्बे से कलकत्ता के बीच में डिस्टेंस जो है 4 सेंटीमीटर, तो जब इसको एक्चुअल कन्वर्ट करेंगे तो 4 सेंटीमीटर इंटू 1000 किलोमीटर, मतलब कि कितना हो जाएगा, 4000 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस है। तो इस तरह से हम मैप में भी हमेशा नंबर्स को कंपेयर करते हैं, क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, करेक्ट। और कहाँ करते हैं, और बहुत सारी जगह पे करते हैं, राइट। जैसे हम ये बोलते हैं कि मेरे पास में 8 कलर के मार्बल्स हैं, मेरे पास में ग्रीन कलर के 4 मार्बल हैं, और सपोज से ग्रीन कलर के, और मेरे पास में रेड कलर के 8 मार्बल हैं, ये रेड कलर के, ठीक है। और हो सकता है कि रीटा के पास में ग्रीन कलर के जो हैं वो मेरे से डबल हैं, तो उसके पास में हो गए ग्रीन कलर के 8 मार्बल, ठीक है। और रेड कलर के जो उसके पास में मार्बल हैं वो मेरे से हाफ हैं, मतलब मेरे पास में 8 थे तो अभी उसके पास में कितने हो गए, 4, ठीक है। तो ये हो गया रीटा के पास में, ये हो गया विथ मी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑलवेज कंपेयर करते हैं। तो हम बोलते हैं ग्रीन मार्बल उसके में मेरे से दुगने हैं, रेड मार्बल मेरे से आधे हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरीके से आप देखो, हमेशा हम लाइफ में एक दूसरे से नंबर्स जो हैं वो कंपेयर करते हैं, इसलिए नंबर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ, ठीक है। और इसलिए ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसको हम आगे चल के समझते हैं कि कैसे कैसे हम इसको आगे पढ़ेंगे। अब हम नंबर को जब कंपेयर करते हैं या बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, तो हम किस किस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं या तो रेशियो के फॉर्म में, ठीक है, उसको समझते हैं क्या होता है, और उसके बाद में हम ये भी पढ़ेंगे कि हम इसको परसेंटेज फॉर्म में भी बोल सकते हैं, और हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो एंड फ्रैक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, अभी समझते हैं आगे चल के जैसे जैसे हाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो रेशियो को समझते हैं कि सपोज हम ले लेते हैं फिर से हमारी फरारी कार का एग्जांपल, ओके। फरारी कार जो है वर्सेस मारुति कार, ओके। तो इसके बीच में हमने एक सिंबल डाला, ये इसको हम बोलते हैं रेशियो, ठीक है। इसकी मैक्सिमम स्पीड और इसकी मैक्सिमम स्पीड, SPEED, ठीक है, ये कितने कितने के रेशियो में है, तो हम बोल सकते हैं ये 3:1 है। तो ये हम इस तरीके से रेशियो में हमने डिफाइन कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मारुति का जो एक अगर है कोई वैल्यू, तो इसका ये 3 टाइम्स वैल्यू हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं रेशियो, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज किसी के बैंक अकाउंट में है कोई, सपोज कोई राम है और यहाँ पे है रीटा, ठीक है। राम के पास में है सपोज 3000 रुपीज, ओके, और रीटा के पास में है 5000 रुपीज। तो हम बोल सकते हैं ये कितने रेशियो में, 3:5 के रेशियो में है, ठीक है। तो इसके पास में जब कोई चीज 3 है तो इसके पास में 5 है, तो इस तरीके से हम रेशियो में भी बोल सकते हैं। तो ये समझ में आ गया रेशियो क्या होता है, गुड। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब अपन ये समझते हैं कि रेशियो के साथ साथ में परसेंटेज क्या होता है, द सेकंड वाला, ठीक है। और परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हम सबको पता है कि एयर हमारे पास में आजू बाजू में रहती है, एयर। और एयर में मान के चलो कि हमारे पास में भी 3 चीजें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेस, ठीक है। नाइट्रोजन को हमने बोला है कि अगर सपोज से 0.78 ग्राम है, ऑक्सीजन जो है वो है हमारे पास में 0.21 ग्राम,
और अदर गैसेस को हमने बोल दिया 0.01 ग्राम। अब इस टोटल को हम जोड़ते हैं कितना होता है, ठीक है। टोटल को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.00 ग्राम, तो बेसिकली 1 ग्राम। तो टोटल अगर हमने एयर लिया, एक 1 ग्राम एयर, उसमें हमारे पास में 3 कंपोनेंट मिले, राइट। यहाँ पे लिखते हैं 1 ग्राम एयर, उसके 3 बच्चे होगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर गैसेस। ये कितना हुआ 0.78 ग्राम, ये 0.21 ग्राम, और ये हो गया 0.01 ग्राम। अब इसको हमको अगर परसेंटेज टर्म्स में बोलना है कि कितना परसेंटेज नाइट्रोजन है, कितना परसेंटेज ऑक्सीजन है, कितना परसेंट अदर्स है, तो हम कैसे करेंगे। तो देखो, इसको कभी भी कोई भी चीज़ का अगर हमको परसेंट निकालना है तो पहले हम उसको टेबल में लिख लेते हैं, ठीक है। सो 0.78, फिर है 0.21, फिर है 0.01, और इसका हम निकालेंगे टोटल सम कितना होगा, ठीक है। हमारे पास 3 एंट्रीज है, एंट्री 1 2 3, इनका हम सम निकालेंगे, तो इनका सम आ गया 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको परसेंटेज में बदलना है, तो ऑफकोर्स ये ऑटोमेटिकली 1 में आ गया, मतलब ये एक का ही पार्ट है, तो परसेंटेज में बनाना बहुत सिंपल है, इसको हम सीधे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 78%, ये हमारा हो जाएगा 21%, ये हो जाएगा हमारा 1%, टोटल मिला करके 100%, करेक्ट। तो 100% की इतने इतने पार्ट में है। तो अगर किसी ने बोला 5 ग्राम गैस है, या तो उसका परसेंटेज 5 ग्राम एयर अगर है 5 ग्राम, तो उसमें नाइट्रोजन कितनी होगी, तो नाइट्रोजन कितनी हो जाएगी, 5 ग्राम का परसेंट से निकालेंगे तो 78%। 5 ग्राम का 78% कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 78/100। जब भी ये परसेंट रहता है तो उसके बदले में हम 100 ले आते हैं उसके एब्सोल्यूट वैल्यू में बदलने के लिए, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 8 40 का 0 35 37 38 390 डिवाइडेड बाय 100, ये 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया हमारा 3.9 ग्राम्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अब क्वेश्चन आ रहा होगा ये परसेंट आखिर होता क्या है, तो इसकी अपन डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है। इसको आप 2 भागों में बांट दो परसेंट को, पर सेंट, ठीक है। तो एक्चुअली में बना है एक लैटिन वर्ड से, इसको ये लोग बोलते हैं पर सेंटम, CENTUM, ओके। बट हम उसको भूल जाते हैं, हम अपना नॉर्मल उसमें समझते हैं। तो इसको आप मान के चलो सेंट्रम या सेंट या जो भी है, इसको पर 100, ठीक है। तो इसको हमने क्या ब्रेक किया, पर 100। तो कोई भी चीज को जब हम परसेंट में बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर टोटल क्वांटिटी 100 है तो उसमें वो पर्टिकुलर आइटम कितना अवेलेबल है, तो पर 100 में कितना है, ठीक है। जैसे कुछ एक दो अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल करते हैं अपन यहाँ पे कि सपोज हमारे पास में कोई क्लास के नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास में है सपोज राम, सीता, मोहन, ठीक है। इसको मिले हैं 49 नंबर आउट ऑफ 100, ठीक है। तो टोटल नंबर 100 थे, इसको मिले हैं 29, इसको मिले हैं 39। अब ये जो है, इसको अगर हमको परसेंटेज टर्म में निकालना है तो ये इसको ऑलरेडी 100 में ही इतना मिला है, तो परसेंटेज सीधे सीधे आ जाएगा। इसको 49% मिला है, इसको 29% मिला है, इसको 39% मिला है, तो बहुत ईजी हो गया, ठीक है। अब मान के चलो इसी एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हैं कि ये जो नंबर थे ये 50 मार्क्स का पेपर था, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया, ठीक है। अभी कोई एक और एग्जाम हो रही है जिसमें कि 50 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। इसके कलर को बदलते हैं अपन ताकि इजी हो जाए। ओके, अब ये 50 मार्क्स का पेपर है। अब इस 50 मार्क्स के पेपर में सेम राम, सीता और मोहन, ठीक है, इसको मिले हैं 25 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे इसको मिले हैं 10 मार्क्स और इसको मिले हैं 15 मार्क्स। अब ये बताओ कि अब इसको अगर हमको परसेंटेज में निकालना है तो क्या होगा। तो ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए बहुत सारी प्रोसेस है, मेथड्स हैं, सबकी अलग अलग टेक्निक होती है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया टेक्निक बताता हूँ और अपन उसी से ही सारे क्वेश्चंस करेंगे आगे के, ठीक है। और ये आप बिल्कुल लाइफ में रख लो कि उसी से करना है और आपको बहुत ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही होगा जबकि क्या होता है। ये जो इंग्लिश में है तो इफ एंड देयरफॉर करके हम स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो इफ एंड देयरफॉर या बिकॉज एंड देयरफॉर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, इस स्टेटमेंट को हमको बदलना है तो हम इसको लिखते हैं कि if 50 marks paper is there, right, total, okay, in 50 marks paper, ram got 49, sorry 25 marks, right, 25 आए थे ना इसमें, 50 वाले में 25 मार्क्स। अब इसको हमको क्या बदलना है, पर 100 में बदलना है। तो ये पर 50 में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं इफ। अब हम ये 3 लगाते हैं देयरफॉर, या हिंदी में बोलते हैं जबकि, ठीक है। सो इन 100 मार्क्स कितना होगा,
ठीक है, इसको ऐसा करके यूं लिखेंगे हम। अब क्या करेंगे, ये मार्क्स से मार्क्स है, इधर पे क्या है, ये भी मार्क्स है, ठीक है। तो अब ये 100 जो है ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये वाला इधर नीचे से होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो गया 100 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। तो 50 वन ज़ा 50, 50 टू ज़ा 100, 25 टू ज़ा 50, तो ये आ गया 50%। क्यों परसेंट, बिकॉज ये पर 100 में है। तो इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से हम 10, 15 सबको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 50%, ठीक है। आप खुद करो फटाफट, ये हो जाएगा 20%, ये हो जाएगा 30%, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अगर करोगे लाइफ में ना, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और बहुत इजी पड़ेगा और कभी मिस्टेक नहीं होगी। इसको अभी अपन एक आध एग्जांपल से और समझेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, क्योंकि वो इफ देयरफॉर स्टेटमेंट को समझने के लिए। एक एग्जांपल हम ये लेते हैं कि अगर कोई एक कार है, ठीक है। कार जो है वो जा रही है, कार गोज एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड कार गोज टू 150 किलोमीटर इन 25 लीटर पेट्रोल, ठीक है। तो 150 किलोमीटर के लिए 25 लीटर पेट्रोल इसने कंज्यूम कर लिया कार ने। अब क्वेश्चन है, देन हाउ मेनी किलोमीटर्स कार कैन गो इफ कार हैज 30 लीटर पेट्रोल। तो इसको आप बताओ कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो 25 लीटर जब पेट्रोल था तो हम 150 किलोमीटर गए थे। अभी अभी कार में हमारे पास में 30 लीटर पेट्रोल है, तो हम कितने किलोमीटर जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको फिर हम स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट लगाते हैं, ठीक है। और ध्यान से सुनना स्टेटमेंट लगाना क्यों जरूरी है और कैसे सीखना है, ठीक है। अब मैंने लिया कि 150 किलोमीटर जाने में मुझे 30 लीटर पेट्रोल लगा, ठीक है। देयरफॉर कितने किलोमीटर जाना है मुझे, दिया ही नहीं है किलोमीटर। अब मैं यहाँ पे कुछ लिख ही नहीं सकता, मैं लिखूंगा x किलोमीटर और मेरे पास में आ गया कितना लीटर सॉरी यहाँ पे था 25, राइट। अभी मेरे पास में आ गया 30 लीटर। तो मैं इसमें ये स्टेटमेंट बना ही नहीं पा रहा हूँ, तो ये गलत हो गया। वेरी गुड। इसीलिए हमको स्टेटमेंट बनाने के पहले ये देखना होगा कि हम हमारे पास में कौन सी 3 वैल्यू दी हुई है और हमको क्या निकालना है। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास में दिया हुआ है 25 लीटर, फिर हमारे पास में दिया हुआ है 30 लीटर, 2 डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, ओके। कार की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 25 लीटर में हमको दिया हुआ है कार की डिस्टेंस 150 किलोमीटर जाता है, और ये हमको निकालना है, ये हमको फाइंड आउट करना है कि 30 लीटर में कितना जाएगा, करेक्ट। तो ऐसा पहले हमको पता करना है। इस केस में हम ऐसा नहीं लिखेंगे। अब हम इसको स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, ओके। हम स्टेटमेंट लिखेंगे इसका अपोजिट वाला, ठीक है। बिकॉज कार, first we'll start with liter, okay. If car has 25 liter of petrol, it goes to how many kilometer, 150 किलोमीटर, ठीक है। therefore 30 लीटर पेट्रोल है तो कितना जाएगा, करेक्ट। तो मैंने बोला था आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो हमने क्या किया 30 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 25 आ गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, देन 5 1 5, 5 दिया 15, 0, 180, ठीक है। 180 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। तो ये करेक्ट आंसर है, नहीं है। तो हम अगर 30 लीटर पेट्रोल है तो हम कितना जा पाएंगे, हम जा पाएंगे 180 किलोमीटर। अब इसको यूनिट भी हम रख के देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे यूनिट रख के देखते हैं। ये यूनिट रखेंगे तो क्या होगा, 30 क्या था हमारा, 30 था लीटर, दूसरा 150 क्या था किलोमीटर, नीचे में फिर 25 क्या आया लीटर, ठीक है। तो आप देखो लीटर से लीटर कट गया तो हमारे किलोमीटर में आंसर आ गया 180 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप डबल श्योर कर सकते हो कि हमने करेक्ट बनाया है कि नहीं बनाया है। तो स्टेटमेंट बनाने का मैंने आपको बहुत अच्छा टेक्निक बता दिया कि कैसे स्टेटमेंट बनाना है। तो देखो 2 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं था, किलोमीटर हमको फाइंड आउट करना था, इसलिए किलोमीटर को हम यहाँ रखेंगे, लीटर को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन अगर उल्टा हो जाता, कैसे उल्टा हो जाता, चलो इसी क्वेश्चन को एक और बार करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमको लाइफ में ये सीखने के लिए। हाँ, तो अगर इसको हम उल्टा कर लेते हैं कि 25, ओके, कैसे उल्टा करेंगे, ओके 150 किलोमीटर जाने के लिए मुझे 25 लीटर पेट्रोल लगा, तो मैं अगर 300 किलोमीटर जाना चाहता हूं तो मुझे कितना पेट्रोल लगेगा। तो ये उल्टा हो गया। अब पिछली बार हमने क्या किया थी, लीटर से शुरू किया था, अब हम शुरू करेंगे किससे,
अब हम शुरू करेंगे किलोमीटर से, क्योंकि किलोमीटर हमारे पास दिया था। अब हम लिखेंगे 150 किलोमीटर जाने के लिए मुझे लगता है 25 लीटर पेट्रोल। ओके, बिकॉज और वॉट एवर वी राइट। ओके, इफ देयरफॉर टू गो 300 किलोमीटर मुझे कितना पेट्रोल लगेगा। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। 300 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 150। 150 से 2 बार कट गया, 25 टू ज़ा 50, तो मुझे 50 लीटर पेट्रोल लगेगा। ठीक है, तो देखो आप ये वाला वर्सेस हमारा पहले वाले में हमने वहां पे लीटर और किलोमीटर यहाँ लिखा था, लीटर और किलोमीटर यहाँ लिखा था। अभी हमने यहाँ पे किलोमीटर पहले कर लिया, लीटर वहां पे आ गया। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो और उसके हिसाब से ये सोचो कि हमको कैसा स्टेटमेंट लगाना है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब ये स्टेटमेंट हमको बहुत काम आएगा परसेंटेज के लिए भी। कैसे काम आएगा, तो अगर हमको कोई चीज का परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए भी हम सेम ये स्टेटमेंट लिख के परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो, अगर सपोज मेरे पास में 20 ब्लू कलर बॉल है, इन टोटल 75 बॉल्स, तो आप मुझे बताओ हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ ब्लू कलर बॉल्स आई हैव। अब कैसे निकालोगे, तो ये थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि ये टोटल इसका 100 नहीं है, यहाँ पे टोटल 75 है, तो परसेंटेज निकालने के लिए मुश्किल पड़ेगा। तो इसलिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास में क्या दिया है, हमारे पास में टोटल बॉल यहाँ पे 75 थी। अब हमको परसेंटेज निकालना है, मतलब टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 100 बॉल्स में हमको निकालना है। ठीक है, तो बहुत क्लियर हो गया ये। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 75 बॉल्स अगर टोटल है मेरे पास में, तो उसमें मेरे पास में 25 ब्लू बॉल्स हैं। करेक्ट। देयरफॉर अगर टोटल 100 बॉल्स होती मेरे पास में तो कितनी हो जाएगी, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम। क्या हो जाएगा, 100 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 75। करेक्ट, ये हो गया 25 या 75, तो ये आ गया 100/3। मतलब ये कितना हो गया मेरा, 33 1/3 परसेंटेज, या इसको हम बोल सकते हैं 33.3333 परसेंटेज, क्योंकि 33 जाता ही जाएगा। ठीक है, 33.33 परसेंटेज मेरे पास में जो है बॉल्स हैं। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब 75 का अगर हम परसेंटेज करके देखते हैं, 25 आना चाहिए, राइट। इसको रिवर्स कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो 75 को हम इसका 33% निकाल के देख लेते हैं, राइट। सो हम 100 33.13 से निकाल लेते हैं। 75 इंटू 100/3 एंड इंटू 1/100। क्यों हमने 1/100 किया, क्योंकि परसेंटेज है। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 3 1 3 25, तो हमारा आंसर आ गया 25। तो करेक्ट आंसर आ गया हमारा 25 थी। तो इस तरीके से अगर कोई आंसर परसेंटेज में दिया है और उसको एब्सोल्यूट नंबर में निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय 100 कर दो, क्योंकि वो पर 100 में दिया हुआ है। ठीक है, तो समझ में आया ये कैसे स्टेटमेंट बनाना है, कैसे करना है। ये बहुत अच्छा तरीका है और इससे आपका कभी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई दूसरा टेक्निक फॉलो करें तो उसमें करो, बट मैं तो यही वाली टेक्निक फॉलो करता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे चल के समझते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन हमने अभी पहले के चैप्टर्स में पढ़ा था। जैसे क्या होता है, 1/3, 2/3, 1/5, 7/8, ये सब हमारे फ्रैक्शन हो गए यार, राइट। मैं -7/8 या -2/5 कुछ भी है जो हमारे फ्रैक्शन में हो गए। फ्रैक्शन मतलब पार्ट ऑफ द होल, और इट कुड बी ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, जहाँ पे कि कुछ फुल नंबर भी है और कुछ पार्ट भी है, राइट। तो हमने पढ़ा था कि फुल यानी रियल फ्रैक्शन क्या है और ओरिजिनल फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है। तो उसके हिसाब से हमारे सारे नंबर्स किस में आ गए, फ्रैक्शन में आ गए। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हमारे पास में न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी। डिनोमिनेटर डी मतलब डाउन, उससे याद रखते हैं हम लोग कि डी नीचे आएगा, न्यूमरेटर ऊपर आएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। अगर हमारे पास में कोई नंबर्स फ्रैक्शन में दिए हैं तो उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी कैसे कर सकते हैं, तो अगर हमारे पास में कोई दिया हुआ है फ्रैक्शन 1/4, ओके, 1/4 ऑफ टोटल नोट्स आर 20 रुपीज नोट्स। ठीक है, सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितने परसेंटेज के 20 रुपीज नोट्स हैं हमारे पास में टोटल नोट्स में। ठीक है, 20 रुपीज के नोट्स हैं। तो अगर इसको हमको परसेंटेज में निकालना है तो कैसे करेंगे हम, इसका सिंपल है 1/4 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 25%। तो अगर रेशियो में दिया हुआ है तो उसका परसेंटेज निकालना एकदम सिंपल है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा आंसर, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं, हमने पढ़ा था डेसिमल। तो हमने फ्रैक्शन एंड डेसिमल पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। डेसिमल्स क्या होता है, हम लिख सकते हैं 0.25, हम लिख सकते हैं 0.10, हम लिख सकते हैं 0.15, ये सारे डेसिमल्स हो गए, राइट। मतलब पॉइंट के बाद में जो वैल्यू आती है उसको हम डेसिमल्स बोलते हैं। अगर ये दिया हुआ है और इसको अगर हमको परसेंटेज में बदलना है
तो ये अगर हम मान के चलते हैं ये 1 में 0.25 है तो 100 में कितना हो जाएगा, सो 0.25 इंटू 100, करेक्ट। तो ये आ गया हमारा 25%। ये हमने क्यों माना आप बताओ। तो इसको एक एग्जांपल लेते हैं, फिर से हम हमारा डेसिमल और फ्रैक्शन वाला याद करते हैं। तो हमारे पास में एक एप्पल है, ठीक है, 1। उस एप्पल का हम बोल रहे हैं 25%, मतलब ये वाला पोर्शन जो है वो है, सपोज वो किसी ने खाया, ठीक है। सपोज समझ लो कि वो रीटा ने 25% एप्पल खाई, तो कितने 25 नहीं 0.25 एप्पल उसने खाई। 0.25 इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब इसका 1/4 एप्पल खा ली। परसेंटेज टर्म में कितना खा ली, 25%, ठीक है, क्योंकि ये एप्पल इज 100%, तो इसका 25%, 25%, 25%, 25% मिलकर 100% हो गया। तो इस तरीके से हम इसको परसेंटेज में भी बोल सकते हैं, कोई भी डेसिमल को, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका एक टेबल समझते हैं, ये टेबल हमको बहुत काम आएगा। तो अगर सपोज परसेंटेज दिया हुआ है, आपको फ्रैक्शन निकालना है और आपको इसका ओके कुछ और इसका, एक मिनट इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर से लिखता हूँ, ठीक है। अगर अपने पास में परसेंटेज दिया हुआ है, अपने पास में फ्रैक्शन है और डेसिमल है, ठीक है, इसका हम टेबल बना लेते हैं। टेबल बना करके हम अच्छे से समझते हैं तो ईजी पड़ेगा हमको। अब अगर हमारे पास में है सपोज, पहले लिखते हैं हम 1%, ठीक है, दूसरा हम मानते हैं 10%, तीसरा लिखते हैं 25%, फिर लिखते हैं हम 50%, ठीक है, फिर सपोज 90%, अब लिखते हैं 150%। मतलब क्या हो गया, ये 100 से भी ऊपर हो गया, करेक्ट, 150% मतलब, ओके। अब फ्रैक्शन में अगर हमको लिखना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 1% है मतलब पर 100 है, मतलब क्या हुआ 1 पर 100। ये 10% है, 10 पर 100। 25%, 25 पर 100, करेक्ट। फ्रैक्शन आते चला जा रहा है हमारा, 50 पर 100, वेरी गुड, 90 पर 100। ये क्या हो गया 150 पर 100। ये कैसे होगा भाई, ये तो ज़्यादा हो गया 100 से, तो हो सकता है क्या, तो हाँ मतलब हो सकता है कि जैसे अगर आपने बोला कि आपको मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है, स्पीड लिमिट है, लेकिन आप 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, तो आप 150% पे जा रहे हो, करेक्ट। तो इस तरीके से कुछ कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको चाहिए तो ये हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। इस फ्रैक्शन को अगर हमको सिंप्लीफाई करना है तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9/10 आ जाएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हो जाएगा ये 5 या 15, 3/2 हो जाएगा। तो ऐसा करके फ्रैक्शन सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं या इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो हमने पढ़ा था। अब चलते हैं डेसिमल में। अगर हमने बोला 1%, तो हमने बोला 1/100। अब 1/100 को डेसिमल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.01। 10/100 को करेंगे तो 0.10। 25/100 को करेंगे तो 0.25, करेक्ट। 50/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.50, 0.90, 1.50। ये 1.50 क्यों हो गया, क्योंकि 150/100 है, 2 जीरो का है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 1.50, ठीक है। तो डेसिमल में भी हमने कर लिया। तो इस तरीके से आप देखो, अगर हमको किसी भी चीज़ को अगर परसेंटेज में दी है, उसको हमको फ्रैक्शन में लिखना है, डेसिमल में लिखना है, तो बहुत ईजी है, ठीक है। इस तरीके से आप उसको सिस्टमेटिक करोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप देखो, अगर परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज किसी ने बोला, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीज एंड डिक्रीज भी परसेंटेज में हो रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू पे नहीं हो रहा है। तो अगर सपोज मैं जा रहा हूँ या मेरे पास में सपोज 10% मार्क्स मेरे ज़्यादा हैं, ठीक है, बाकी क्लासमेट से, या सेकंड या फर्स्ट टॉपर के जो है 10% मार्क्स ज़्यादा हैं सेकंड टॉपर से क्लास के, ठीक है, ये सेकंड क्लास का सेकंड टॉपर है। अभी नेक्स्ट एग्जाम में हम बोलते हैं कि इसके 2% इसका इंक्रीज हो गया हाफ ईयरली के बाद में, तो मतलब क्या हो गया 12% इंक्रीज हो गया। तो इसके 12% मार्क्स ज़्यादा हो गए इसके फुल ईयर फाइनल एग्जाम में क्लास के सेकंड टॉपर से। इस तरीके से हमको 2% हमने 100 पे इंक्रीज़ किया। अभी एब्सोल्यूट नंबर जो है वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है अगर ये 50 में से हम ले रहे थे तो इसके 50 में से इसके अगर 50 में से 50 आए थे, इसके 10% ज़्यादा आते थे, तो कितना हो जाएगा 50, 105, तो इसका आ जाएंगे 45। तो ये हमारा 10% का डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे हमारा कितना डिफरेंस आ गया 12% का डिफरेंस। तो एब्सोल्यूट नंबर जब हम निकालेंगे तो हमको 12% के हिसाब से निकालना पड़ेगा। कैलकुलेट कर लो आप लोग फटाफट, ताकि और कंफर्म हो जाए। अगर 12% के हिसाब से करना है तो कितना आएगा, 50 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज भी समझ में आ गया, सिंपल है, गुड। अब चलते हैं अपन, तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस इसमें से कर लो, जो भी है फ्रैक्शंस के और डेसिमल के, और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा परसेंटेज के, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ेंगे हम। अब नेक्स्ट हमारा है, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है,
तो आप पहले अपने आप को सोच लो कि आप कोई शॉपकीपर हो। बहुत ईजी पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब आप इस तरीके से सोचो कि आप कोई शॉपकीपर हो। ठीक है, आप कोई दुकान चला रहे हो, आप कोई रिटेल स्टोर चला रहे हो, कुछ चला रहे हो, और आप सोचो कि अगर आपको बोला गया है कि ठीक है अब ये शॉप आपकी है, आप इसमें पेन्स बेचो, पेंसिल्स बेचो, तो आप क्या करोगे? तो आपको पहले चीज़ है कि जब आप पेंसिल, पहले आप क्या करोगे, पेंसिल आप जाओगे और किसी से आप खरीद के लाओगे। किससे लाओगे? आप कोई फैक्ट्री वाले से जो पेंसिल बनाता है, करेक्ट। आप उससे जब खरीदोगे कोई चीज़ पेंसिल, तो सपोज आपने 10 रुपये में खरीदी, अब आप इसको अपनी दुकान में लेके आ गए, आपकी शॉप है, यहाँ पे कोई कस्टमर आया मान लो खरीदने के लिए आपके पास में, तो आप इसको कितने में बेचोगे? आप या तो 12 में बेचोगे, या 15 में बेचोगे, या 20 रुपये में बेचोगे, राइट। आप इससे ज़्यादा पैसे में बेचोगे, तो आप इसमें आप अर्न कर रहे हो कुछ। अगर आपने इसको 8 रुपये में बेच दिया तो क्या हो गया? आपको लॉस हो गया, क्योंकि आपने 10 रुपये में आपने पैसे दे के खरीदे थी, अभी आपने 8 रुपये में सेल कर दी, तो 2 रुपये तो आपके कम हो गए, आपको लॉस हो गया। आया समझ में? तो इस तरीके से आप सोचोगे ना, तो प्रॉफिट लॉस और जो हमारा बाइंग सेलिंग है बहुत ईजी है। ठीक है, अब जो 10 रुपीज था वो क्या था? वो मेरा था कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जिसमें मैंने खरीदा, तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 10 रुपीज। मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया या तो 12 रुपीज या 15 रुपीज, जिस पे, तो मान के चलो मैं 12 रुपीज में बेच रहा हूँ। ठीक है, हम कम मार्जिन में बिजनेस करते हैं, कॉम्पिटिटिव है, तो हमने दे दिया 12 रुपए में। ठीक है, अब आप ये बताओ इसमें प्रॉफिट कितना हुआ? तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरा? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, करेक्ट। तो ये हो गया 12 रुपीज में मैंने बेचा था, 10 रुपीज में मैंने खरीदा था, तो मेरे पास में 2 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? गुड। अब इसको अगर हम तुमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है याद रखने के लिए, तो इस कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा बोलेंगे आगे के क्वेश्चन में सीपी, सेलिंग प्राइस को बोलेंगे एसपी। क्यों? सी इज फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस, इधर पे एस फॉर सेलिंग और पी फॉर प्राइस। ठीक है, एसपी बोले मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी बोले मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और प्रॉफिट को हम बोलेंगे पी शॉर्ट में। ठीक है, इस तरीके से अपन सारे क्वेश्चन करते जाएंगे। पर ये एकदम समझ में आ गया आपको कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा। तो अगर आपने 8 रुपए में बेचा तो लॉस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आप क्या लिखोगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है ना, फिर वैसे लिखते हैं। तो सेलिंग प्राइस हो गई 8, कॉस्ट प्राइस थी 10, तो यहाँ पे क्या आ गया? -2। तो जब भी हमारा निगेटिव में आया है अगर हमारा प्रॉफिट, इसका मतलब है हमारा लॉस हो गया। ठीक है, क्योंकि आपके 2 रुपए कम हो गए, माइनस हो गए आपके अकाउंट से, तो इसीलिए लॉस कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने इंटीजर्स में पढ़ा था, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स। तो जब भी याद रखो, जब भी नेगेटिव इंटीजर आएगा मतलब लॉस है। तो प्रॉफिट इज ऑलवेज प्लस। आपके आपके बैंक अकाउंट में, आपके कैश में, या आपके कैश के बॉक्स में पैसे बढ़ गए, प्लस हो गए, ऐड हो गए। लॉस हो गया मतलब आपका जो कैश काउंटर था उसमें से पैसे माइनस हो गए, निगेटिव हो गए। ठीक है, घट गए। तो ऐसा करके आपको याद रखना है कि कब मुझे प्रॉफिट होगा, कब मुझे लॉस होगा। और ऑलवेज कीप योरसेल्फ इन द शूज ऑफ शॉपकीपर। ठीक है, शॉपकीपर सोच के आप सोचो कि मैंने खरीदा है, मैं बेच रहा हूँ, मैंने कितने में बेचा, कितने में खरीदा, मेरे को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, और इससे आप सारे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये बताओ, अगर इसको मैंने पूछा कि परसेंटेज टर्म्स में बताओ कि तुम कितना परसेंट तुम प्रॉफिट कमाए, तो आप निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे बताओ? तो आप निकाल सकते हो कि मेरी कॉस्ट प्राइस पे मैंने कितना पैसा कमाया। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी? जब कॉस्ट प्राइस मेरी 10 रुपीज थी तो मैं 2 रुपए कमा रहा हूँ, प्रॉफिट 2 रुपए। ठीक है, फिर से हमने वही लगा दिया हमारा जब किया देयरफॉर। देयरफॉर अगर मैं 100 रुपीज मेरा कॉस्ट प्राइस होता, क्योंकि पर 100 निकालना है हमको, तो मैं कितना कमाता? तो 100 × 2/10, तो ये 20 आ गया। तो 20%, तो मेरे कॉस्ट प्राइस पे मैं 20% अर्न कर रहा हूँ, प्रॉफिट कमा रहा हूँ। ठीक है, तो परसेंटेज में हम निकाल सकते हैं ये हमारा स्टेटमेंट लगा के। आप देखो स्टेटमेंट हमारा कितना यूजफुल होता है हर जगह पे। ठीक है, तो हमेशा स्टेटमेंट लगा के करो, इसकी प्रैक्टिस करो, और बहुत ईजी पड़ेगा। तो आप थोड़े से 8-10 क्वेश्चन इसके कर लो, जो भी प्रॉफिट सेल्स के अपने इसमें दिए हुए हैं बुक में, ताकि और प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। ओके, अब चलते हैं कि अगर आप सपोज समझ लो आपने फिर से एक शॉप खोली। ठीक है, अब आपकी ये जो शॉप है, इसके लिए आपको बैंक से लोन लेना पड़ा। ठीक है, ये आपकी शॉप आपने खोल ली है। अब यहाँ पे इस शॉप के लिए आपको एक लोन लेना पड़ा बैंक से, क्योंकि आपके अंदर पैसे नहीं थे। तो आपने बैंक को बोला कि यार एक काम करो, मुझे तुम 1,000 रुपये दे दो। ठीक है, तो आप गए इधर पे, कोई एक फाइनेंशियल बैंक थी, उस बैंक से आपने खरीद लिया। ठीक है, इसको अपन मान लेते हैं बैंक है, सपोज ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एसबीआई है। आपने एसबीआई से गए और आपने 1,000 रुपये उनसे लोन लेके आ गए, उधार लेके आ गए कि भाई मैं तुमको बाद में देता हूँ, मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। तो इसको हम बोलते हैं लोन लेना या उधार लेना। ठीक है, अब एसबीआई आपको फ्री में तो नहीं देगा पैसे। एसबीआई बोलेगा ठीक है मैं तेरे को दे तो रहा हूँ, तो तू कब वापस करेगा? तो आपने बोले यार मैं 1 साल बाद तेरे को वापस करता हूँ, 1 ईयर के बाद। तो एसबीआई ने बोला कि ठीक है, तुम जब 1 साल बाद वापस करोगे, तो 1 साल के लिए मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तो तुम मुझे कुछ उसका एक्स्ट्रा पैसा देना। तो वो आपने पूछा कितना देना है, तो एसबीआई ने आपको बोला कि यार तू मेरे को एक काम कर, 10% बढ़ा के देना।
ठीक है, तो 10% मतलब कितना हो गया, ये 100 रुपए में 10 रुपए। आपके 1,000 थे तो 1,000 में कितना हो जाएगा, ये 100 रुपए। ठीक है, तो आप इसको कितना वापस करोगे, 1100, ये 1,100 रुपीज आप रिटर्न करोगे 1 साल बाद। ये जो 10% है, ये क्यों चार्ज कर रहा है बैंक, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये 10% इंटरेस्ट। तो बैंक भी आपसे पैसे कमाना चाहता है क्योंकि आपको पैसे उधार दे रहा है। ठीक है, तो बैंक आपको बोलेगा भैया तू ले ले, लेकिन मेरे को 10% इंटरेस्ट देना। तो इसके लिए हम फॉर्मूला में इसको समझ के करते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला में फिट होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल एग्जांपल था, हमने 1 साल के लिए 10% है तो हमने बोला इतना हम रिटर्न करेंगे। तो इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, अगर हमने लिखा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, इसको हम बोलेंगे आई आगे से। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या हुआ, हमने प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना था। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट किसको बोलते हैं कि जो कि मेन अमाउंट जो हमने उससे लिया था, नेट अमाउंट जो हमने बैंक से बोरो किया था, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ध्यान रखो। ठीक है, इनटू इसने क्या बोला था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, इसको हम बोलेंगे आर। आर को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट मैंने कितना दिया था, पी 1,000 रुपए, उसके ऊपर में उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला, 10%। करेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, 1,000 इंटू 10/100। क्यों, क्योंकि 10 है पर 100 में, तो इसलिए मैंने पर 100 पर 100 नीचे लेके आ गया, तो ये मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू निकल जाएगा। अब 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो मेरा आ गया 100 रुपीज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आ गया मेरा, आई इज इक्वल टू 100। अब टोटल मनी मुझे कितना देना है, तो ऑफकोर्स मुझे प्रिंसिपल भी देना है उसको और आई भी वापस करना है। तो टोटल मैं कितना वापस करूंगा, 1,000 प्लस 100, टोटल मेरे को 1,100 रुपीज बैंक को रिटर्न करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको समझ में आ गया कि कैसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब ये तो हमने सिंपल एग्जांपल दिया था, लिया था कि हमने 1 साल के लिए लिया था, 1 साल में दे दिया। अब मान के चलो सेम एग्जांपल है और आपने अपनी शॉप वापस खोल ली और आपने इस शॉप के लिए फिर से बैंक से लोन लिया। ठीक है, ये हमारा बैंक है, बैंक ने आपको फिर दिया 1,000 रुपए और इस बार आपको बोला है कि इस बार मैं आपसे 10% इंटरेस्ट लूंगा पर ईयर। ठीक है, इसको आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ईयर ले रहा है, पर मंथ ले रहा है, पर डे ले रहा है, उसके हिसाब से हम लोग परेशान हो जाते हैं। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं मैं तो 2% ही लूंगा, हम सोचते हैं पर ईयर है, अरे बहुत कम है ब्याज, लेकिन हो सकता है 2% पर मंथ हो। तो पर ईयर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12, तो वो हो जाएगा 24% पर ईयर। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं अभी हम। तो ये बोल रहा है 1 साल बाद जब वापस करोगे तो मुझे 10% देना। लेकिन आपने जब ये लिया, आप अपनी शॉप चला रहे थे, पहले साल में आपको थोड़ा सा ही प्रॉफिट हुआ, आप वापस नहीं करना चाहते हो, दूसरा साल बाद में आपने सोचा वापस करता हूं, आपने पैसा कमा लिया, आप रिटर्न करना चाहते हो, तो आप 1 साल के बदले में 2 साल बाद इसको रिटर्न कर रहे हो। तो अब आप इसको कितना रिटर्न करोगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे हम। ठीक है, आई इंटरेस्ट इज इक्वल टू, हमने क्या किया था अभी, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसमें एक ही साल था तो हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया था, अब लेकिन हमारा टाइम जो है 2 साल हो गया, इसलिए यहाँ पे टी लिख देते हैं, टी इज नथिंग बट द टाइम। ठीक है, टी इज टाइम। टाइम कितना हो गया, टाइम कुड बी इन ईयर्स, इट कुड बी इन मंथ, इट कुड बी इन डेज, जो भी हमारी यूनिट दी है उसके हिसाब से हम यहाँ पे टाइम डालेंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं, आई इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था मेरा 1,000, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%। ठीक है, 10/100 क्योंकि ये परसेंटेज में है, इंटू टी टाइम, अभी कितना हो गया मेरा, 2 साल हो गया, 1 साल की जगह में 2 साल, तो ये देखो अब टी का मैंने वैल्यू 2 डाल दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट गया, ये मेरा आ गया 200 रुपीज़। अब मेरा इंटरेस्ट कितना आ गया, 200 रुपीज़। ठीक है, तो अब मुझे कितना रिटर्न करना पड़ेगा इसको, ऑफकोर्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, पी प्लस आई, 1,000 प्लस 200, तो टोटल 1,200 रुपीज़, सॉरी 1,200 रुपीज़, राइट, 1,000, हाँ 1,200 रुपीज़ अभी हमको रिटर्न करना पड़ेगा, 1,200 रुपीज़। ठीक है, कि हमने 1,000 लिया था, 200 जुड़ गया। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बन गया, आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100, या आई इज इक्वल टू पी आर टी। देखो, आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100, मैंने 100 क्यों लिखा, 100 इसलिए लिखा कि अगर आर को मैं परसेंटेज में के बदले में नॉर्मल नंबर ले रहा हूँ तो 100 आ गया, या आई इज इक्वल टू पी आर टी, जहाँ पे आर इज इन परसेंटेज, तो परसेंटेज के जब आप उसको नॉर्मल वैल्यू में बनाओगे तो ऑटोमेटिकली 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, पी आर टी बाई 100, आर की एब्सोल्यूट वैल्यू डाल देना, परसेंटेज डालने की जरूरत नहीं है। अगर आर की वैल्यू 12% तो 12 डाल देना, यहाँ पे 15% है 15 डाल देना, प्रिंसिपल जो है वो डाल दो, टाइम जितने ईयर जितने मंथ लगा वो डाल दो, 100 से डिवाइड कर दो, इससे हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो जाएगा और इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है,
अभी हमारे सिलेबस में केवल सिंपल इंटरेस्ट है, एक और होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाता है, वो अलग चीज़ होती है। बट जस्ट फॉर इंटरेस्ट ऑफ पीपल अभी अपन लोग समझ लेते हैं वो क्या होता है। तो अब आप देखो यहाँ पे हमने इसको 2 साल बाद में रिटर्न कितना किया, 200 रुपये, मतलब 100 रुपये पर ईयर। तो 10% था तो 100 रुपये पहले साल, दूसरे साल का 100 रुपये, तो हम फिक्स उसको इंटरेस्ट हम रिटर्न किया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है एक्चुअली में, आइडियली क्या होना चाहिए था, आइडियली उसने बोला 10%, राइट। तो मेरा पहले साल में 1,000 जो लिया था वो मेरा हो जाता 1,100, करेक्ट, ईयर 1 के बाद। ईयर 2 में जब मैं इसका कैलकुलेट करता तो मुझे 1,100 प्रिंसिपल पे फिर 10% लेना चाहिए था। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, मगर ये हमारे अभी सिलेबस में नहीं है तो इस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। अभी अपन सिंपल इंटरेस्ट पे ही ध्यान देते हैं और सिंपल इंटरेस्ट के कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है पता होना चाहिए, इसलिए हम इसको सिंपल बोल रहे हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिलेबस में नहीं है, भूल जाओ। चलो आगे चलते हैं अब। तो अपना इंटरेस्ट समझ में आ गया आपको पूरा। अभी कुछ क्वेश्चंस भी कर लो, और ऑलवेज कीप योर सेल्फ इन द शूज ऑफ शॉपकीपर और बैंक एंड देन कैलकुलेट, ठीक है। क्वेश्चन करना है एक आध कोई, कि खुद प्रैक्टिस करेंगे? एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ताकि कुछ प्रैक्टिस हो जाए। कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं, मतलब 2 4 5 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, सब बैठ के सॉल्व करो, ठीक है। अगर सपोज ये कोई पिज़्ज़ा है, ठीक है, ये हमारा पिज़्ज़ा है। इस पिज़्ज़ा के हमने 4 भाग किए, और ये एक भाग जो है वो हमने दे दिया सपोज पूजा को। अब आप ये बताओ पूजा को कितना फ्रैक्शन में आपने पार्ट दिया है एंड कितना परसेंटेज में दिया है, फटाफट बताओ। इजी है, राइट। ये कितना दे रहे हो, 1/4 दे रहे हो। क्यों, टोटल 4 पार्ट है उसमें से एक पार्ट दे रहे हो तो 1/4 फ्रैक्शन में आ गया, क्योंकि इसको हम 1 पिज़्ज़ा मान रहे हैं, ठीक है, 1 पिज़्ज़ा। परसेंटेज टर्म्स में कितना हो गया, 1/4 जो है एक में 4 में एक है तो 100 में कितना होगा, राइट। फिर हम वो लगा लेंगे हमारी, फिर से हमारा, बिकॉज 4 पीसेस टोटल है, उसमें से 1 पीस हमने इसको दिया है, तो इफ़ 100 पीस होते तो कितना होता, 100/4, 25%। 25%, देखो ये कितना काम आता है, बहुत हैंडी है, इसको बिल्कुल हमेशा याद रखो, इससे कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। और क्या निकाल सकते हैं, इसको हम रेशियो में निकाल सकते हैं। रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4। तो टोटल 4 में से 1 जो है वो पूजा को मिला, ठीक है। पूजा वर्सेस रेशियो ऑफ टोटल, करेक्ट। अब रेशियो का एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। एज्यूम करो कि ये दोनों पार्ट जो थे नीचे वाले, ये रीटा को दे दिए हमने, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या होगा, रीटा को 2/4 मिला। फिर परसेंटेज में करेंगे रीटा को 50% मिला, राइट। आधा पिज़्ज़ा मिल गया ना, 50%। सेम इससे आप करके देख लो, आ जाएगा। अब अगर हम बोलते हैं कि आप रेशियो बताओ रीटा और टोटल का, रीटा वर्सेस टोटल का रेशियो, तो रीटा को मिला है 2 एंड टोटल इज 4, ठीक है। तो 1:2 हो गया, वो भी करेक्ट है। लेकिन अगर हमने बोला पूजा और रीटा के बीच में रेशियो क्या है, तो हमने लिखा पूजा और बाद में हम लिख रहे हैं रीटा। ध्यान रखना इसमें सीक्वेंस बदलेगी तो रेशियो बदल जाएगा। अभी पूजा को कितना पोर्शन मिला है, 1 पोर्शन, तो रीटा को कितने पोर्शन मिले हैं, 2 पोर्शन। तो पूजा और रीटा के बीच में अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 1:2। अगर हमने इसको कर दिया रीटा रेशो पूजा, अब क्या हो जाएगा, 2:1। वेरी गुड, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना, हाँ, इसमें गलती होती है और एग्जाम में ऐसी ट्विस्ट वाले क्वेश्चन आएंगे और उसमें हम लोग अटक जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, अब रेशियो भी अपने को समझ में आ गया। अब फटाफट सारे क्वेश्चंस करो और फिर मिलते हैं, अगली कंबाइंड स्टडी करते हैं अगला चैप्टर की। तब तक के लिए बाय बाय।